equality of states caused equality of power and equality of power is liberty. Let me be very clear about this question. I searched on the net. I did not find this statement anywhere. Okay. Then in some of the discussion, XYZ, I will not be taking names. उन्होंने डिस्कशन में क्या किया, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ स्टेट है तो उन्होंने इसको सीधे का सीधा जोड़ दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन से. यू कैन से, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट की बात थी. उसके अलावा क्या है, इक्वालिटी की बात हो रही है, लिबर्टी की बात हो रही है. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो सकता है. ठीक है, दैट इज वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. लेकिन सबसे पहली बात, नेचुरली फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं. चलो फिर भी सिलेबस यूपीएससी कहीं से कुछ भी डाल देता है, लेकिन वो आप एक तरीके से देख रहे हो ना. अब मैं आता हूं आपसे दूसरे तरीके से पूछने. क्या कह रहा है, इक्वालिटी ऑफ स्टेट कॉज्ड इक्वालिटी ऑफ पावर. स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी. सो जस्ट थिंक विच स्कूल ऑफ थॉट टॉक्स की जहां पे इक्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी है वहां पे इक्वालिटी ऑफ पावर होगा. विच स्कूल ऑफ थॉट टॉक्स अबाउट प्रॉपर्टी एंड पावर. Someone had come to me for discussion और उन्होंने कहा सर इक्वालिटी ऑफ पावर इज लिबर्टी. ये टीएच ग्रीन ने ऐसा कुछ कहा है. तो देखिए ये पूरे का पूरा एक स्टेटमेंट है, यू कैन नॉट डिस्कस इट इन पार्ट्स. तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि विच स्कूल टॉक्स अबाउट प्रॉपर्टी एंड पावर, लिंक्स प्रॉपर्टी विथ पावर. सिर्फ एक स्कूल है एंड दैट इज कम्युनिज्म. राइट. सो अगर हम इसे सिंपल इंग्लिश में सिंपली समझने की कोशिश करें तो क्या कह रहा है, इक्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी के कारण इक्वालिटी ऑफ पावर है एंड इक्वालिटी ऑफ पावर इज लिबर्टी. सो एक ऐसा सोसाइटी जहां हर किसी के पास इक्वल पावर है वहां हर कोई लिबरेटेड है. और हर किसी के पास इक्वल पावर कैसे है, क्योंकि हर किसी के पास इक्वल प्रॉपर्टी है. तो क्या कह रहा है, हर किसी के पास इक्वल प्रॉपर्टी है जिसके कारण हर किसी के पास इक्वल पावर है, जिसके कारण एवरीवन इज लिबरेटेड. तो जब आप इस स्टेटमेंट को देख रहे हो तो डोंट यू फील कि ये जो मार्क्स का जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है, मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म, वो कुछ इसी की बात करता है कि अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दें तो क्या होगा, हर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक है, इट मींस एवरीवन इज इक्वल इन द सेंस कि किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है. तो इसके कारण क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ पावर, यानी या हर कोई पावरलेस है. एंड इक्वालिटी ऑफ पावर इज लिबर्टी. इसका मतलब जो मार्क्स की जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वहां पे हर कोई लिबरेटेड है, हर कोई फ्री है, एवरीवन हैज गॉट फ्रीडम. नाउ अगर आप में से किसी को कुछ भी लगता है, यू कैन राइट बिलो द कमेंट, यू कैन कम टू द इंस्टीट्यूट, यू कैन पिंग मी, आई एम रेडी टू डिस्कस. देखो ये लाइन मैंने नेट पर ढूंढा है, मुझे कहीं नहीं मिला है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि कैसे आप इस तरह के स्टेटमेंट से समझ सकते हो क्वेश्चन का डिमांड, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन का डिमांड बट ऑब्वियस नहीं रहेगा. तो देखिए अब एक बार अगर हमने समझ लिया कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन कह रहा है अबाउट अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, तो हम यहां पे वही फंडा लगा देंगे. व्हाट वाज द फंडा, थीसिस, एंटीथेसिस एंड देन सिंथेसिस. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम कैसे कर देंगे, इट इज फ्रॉम अ
Marxist idea and in a Marxist communism, अगर किसी, if no one has got property, it means everyone is equal and no one has power over another and everyone is liberated. उसके बाद फिर हम नीचे में चलेंगे, what has कार्ल मार्क्स said? कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इज ए सोर्स ऑफ पावर, जिसके थ्रू क्या होता है, जो बुर्जुआ है, दे ट्राई टू कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे एक्सप्लॉइट द प्रोलिटेरियट्स, एंड एज अ सॉल्यूशन he talks about abolishing private property so that no one has any control over means of production, which means no one will have power over the another person, and such a society will be completely liberated, completely free, and such a society is Marxist communism. ये हमारा हो गया थीसिस डन। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट हमारा होगा एंटीथेसिस। पहली बात, ये थीसिस एंटीथेसिस क्वेश्चन में लिख विख मत देना, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए डाल रहा हूं, क्योंकि अक्सर लगता है ना इसमें क्रिटिसिज्म क्यों डालें, क्रिटिसिज्म कैसे डालें। सो जस्ट वो समझाने के लिए, नॉट जस्ट फॉर PSIR, हर एक में यही चलेगा, बिकॉज वॉट एवर बी द स्कूल ऑफ थॉट, उसका अगर कोई एक क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट है, देन यू हैव टू, अगर आप प्लेटो बात कर रहे हो तो आपको उसे पॉपर से क्रिटिसाइज करोगे, कर सकते हो, पॉजिटिव लिबरल है उसे लिबर्टेरियन से क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप उसे कम्युनिस्ट से, सोसाइटी कम्युनिज्म से क्रिटिसाइज कर सकते हो, और लास्ट में व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, या फिर किसी थिंकर के थ्रू। अब आता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में हम क्या लिखेंगे? हाउ एवर, ये जो आइडिया ऑफ पावर है ना, दिस हैज बीन क्रिटिसाइज। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? अगर हम मार्क्सिज्म में ही बात करें तो स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट, वी विल टॉक अबाउट अल्थ्यूजर। अल्थ्यूजर का आइडिया अगर इंटरपेलेशन वाले देखोगे तो इसने क्या कह रखा है? कल्चरल फैक्टर्स का रोल। So equality, it is not always the equality of a state, or it is only through the ownership of property, but also through the ideas, the cultural ideas। या फिर इसने, ग्रैम्सी ने जो बात कर रखी है हेजेमनी की, थ्रू आइडियाज, हाउ इट इज थिंग्स आर कंट्रोल्ड, ठीक है। उसके अलावा आप किसकी बात कर सकते हो? आपके पास भरे पड़े हैं, कंटेंट की कमी नहीं है। हना अरेंट की आप बात कर सकते हो पावर की, आप फूको की बात कर सकते हो पावर की, क्योंकि ये सब बात करते हैं पावर का अलग अलग डायमेंशन। सो पावर कैन नॉट बी ओनली बाय वर्च्यू ऑफ इक्वल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, पावर कैन बी इंप्लीमेंटेड इन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एंड ठीक है, इक्वलिटी ऑफ पावर इज इक्वलिटी इज लिबर्टी। और इसका जो स्पेसिफिक एक और क्रिटिसिज्म है वो है न्यू लिबरल्स ने कर रखा है, लिबर्टेरियंस ने कर रखा है। उसने ये कह रखा है कि इक्वलिटी ऑफ पावर डज नॉट ऑलवेज मीन लिबर्टी, लिबर्टी के लिए इक्वलिटी ऑफ पावर जरूरी नहीं है। उसके बाद आप सिंपली कंक्लूड कर सकते हो कि ये जो है ये क्रिटिसिज्म है, ये मोटिवेटेड है, मैनिपुलेटेड है, एंड इट इज अ मार्क्सिस्ट आइडिया रादर देन जनरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। हाउएवर इन अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी the idea has always driven the proletariats, the subalterns, to revolt or to stand against the capitalism and assert their own power और group together, combine together, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका खत्म इस तरह से।
तो देखो यहां पे क्या था कि क्वेश्चन का डिमांड समझना था। एक बार आपने डिमांड समझ लिया, स्ट्रक्चरिंग आसान हो गया। तो इसी तरह से एक दो क्वेश्चन रहने हैं जहां पे किस तरह की दिक्कत आएगी। और एक बात और, अगर इस तरह का सवाल रहता है एग्जाम में, आप जिसे नहीं समझ पा रहे हो, सिंपली लीव दैट, बिकॉज यू ऑलवेज हैव ऑप्शन। और अगर ये 20 नंबर का है तब तो पक्का लीव करो। अटेम्प्ट इट ओनली एज अ लास्ट ऑप्शन, की चलो कोई और नहीं है, बाकी सारे हैं जो इससे भी बेकार हैं, इसलिए चलो इसे अटेम्प्ट करना है। दैट मस्ट बी योर फंडा, कि मुझे इसी तरीके से इसे हैंडल ही करना है। क्योंकि आप समझ गए फिर तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो यू विल सिंपली लूज योर मार्क्स। इसलिए वहां जाकर फाइट नहीं करनी है यूपीएससी के साथ। जो सवाल मुझे सबसे अच्छे तरीके से आते हैं, जो सवाल मैंने याद कर रखा है, बिकॉज यू आर ऑल्सो रेसिंग अगेंस्ट टाइम, पहले वही अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना है। अगर कोई और नहीं बचा, अगर ये 10 मार्कर है फिर तो करना ही करना। ठीक है।